अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हम लोगों ने वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 2 का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जो कि हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो आप जानते हैं कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, कुछ बातें हमने की थी मेजरमेंट के हवाले से। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। फिर हमने ये देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज बुनियादी तौर पर कितनी तरह की हो सकती हैं। तो हमने कहा था कि एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। तो आप याद कीजिए, स्केलर के हवाले से हमने कुछ बातें की थी और फिर हमने तफसील से वेक्टर के हवाले से डिस्कशन किया। वेक्टर्स को हमने समझा और फिर हमने वेक्टर्स की कुछ टाइप्स को अलग अलग डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को स्केलर्स और वेक्टर्स के हवाले से कोई कंफ्यूजन अगर है तो वो दूर हो चुकी होगी और आप वेक्टर्स की टाइप्स को मुकम्मल तौर पर स्टडी कर चुके होंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे। वो की पॉइंट्स हमने क्यों डिस्कस किए थे? क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शनल क्वांटिटीज होती हैं, जिनको हम सिंपल मेथड के जरिए ना तो ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा अगर कहीं पर वेक्टर क्वांटिटीज से रेलिवेंट कोई रिलेशन हमें बनाना हो या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें यूज करना हो या हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो हमें कुछ फॉर्मूले, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को लाजमी तौर पर डिस्कस करना होना है। यही वजह कि मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे कि किस कंडीशन में हम किस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो हमने डॉट प्रोडक्ट के लिहाज से कुछ बात की थी, फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से कुछ बात की थी। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे। और इसी तरीके से अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना हो या किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर मालूम करना हो या अगर हमें किसी वेक्टर का या किसी पूरी प्लेन का कोई यूनिट वेक्टर मालूम करना हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो कंडीशन क्या होगी वो हम डिस्कस कर चुके हैं की पॉइंट में। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत इस चीज की है कि आप तमाम के तमाम की पॉइंट्स को बार बार जहन नशीन करें, रिकॉल करें और फिर उन्हीं की पॉइंट को इस्तेमाल करें मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मैथमेटिकल प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के हवाले से है। जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं इसको बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ देखिएगा। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 2 के, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। और आप अगर 20 ईयर या 10 ईयर देखें तो उसमें लाजमी तौर पर चैप्टर नंबर 2 के 1 से 2 न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स को देखिएगा और मैं देखिए न्यूमेरिकल्स आसानी में आपको समझ आएंगे। सीधे सीधे से न्यूमेरिकल से जो की पॉइंट में हमने फॉर्मूले यूज किए थे उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के हवाले से। तो देखते हैं कि आज हमें पहला न्यूमेरिकल कौन सा सॉल्व। देखिए ये हमारी टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल नंबर 8 है। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या है, की पॉइंट वाइज में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है 2 टग बोट्स आर टोइंग अ शिप। 2 टग बोट्स हैं जो एक बहरी जहाज को सपोर्ट दिया हुआ है, जिन्होंने टो किया हुआ है। एक गाड़ी जब दूसरी गाड़ी को सपोर्ट दे रही होती है, खींच कर कहीं लेकर जा रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि गाड़ी ने टो किया हुआ दूसरी गाड़ी को। इसी तरीके से समुद्र में बहरी जहाज को जब लंगर अंदाज किया जाता है सी पोर्ट पर, तो टग बोट्स होती है जिनके साथ उसको टो कर दिया जाता है। अब वो दोनों टग बोट रस्सी के जरिए बंधी हुई होती है। तो कह रहे हर एक टग बोट 6000 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रही है और जो दो रोप्स हैं उनके दरमियान एंगल कितना है 60 डिग्री। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। दो टग बोट का जिक्र हो रहा है। एक टग बोट फोर्स लगा रही है 6000 न्यूटन की, दूसरी टग बोट भी फोर्स लगा रही है 6000 न्यूटन की। दोनों टग बोट जिन रस्सियों के साथ बहरी जहाज यानी शिप के साथ बंधी हुई है उनके दरमियान एंगल बता दिया गया है 60 डिग्री। आपको मालूम करना है रिजल्टेंट। तो याद कीजिए, जब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करना हो या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो हमने की पॉइंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बना था। हम उसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। इसी क्वेश्चन को अगर हम डायग्राम के लाने समझना चाहें
तो हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। अब फर्स्ट कीजिए कि आपको डायग्राम में एक बहरी जहाज से शिप नजर आ रहा है। इस शिप को आप दो टग बोट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये एक रस्सी है, एक रस्सी ली और इस रस्सी एक और रस्सी ले ली है। अब दोनों रस्सियों के साथ ये फर्स्ट कर लीजिए दो टग बोट से जो कनेक्ट हो रही है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये एंगल 60 डिग्री है। यहाँ बेसिकली जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल ये वाला है। ये इन दोनों रोप्स के दरमियान जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो दो टग बोट से दोनों टग बोट्स को रस्सी के जरिए आपने कनेक्ट कर दिया है, और ये रस्सी कहाँ से कनेक्ट हुई हुई है, शिप के साथ। यहाँ आपको नजर आ रहा है दोनों रोप्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री है। तो हमें बेसिकली दोनों टग बोट की रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप मालूम करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले देखिए पहली वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो F1 लिखा, तीर का निशान बना दिया, और दो साइड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जाहिर करेगा कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड यानी मिकदार एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप वेक्टर पर तीर का निशान बना चुके हैं तो आप साइड लाइन खींचते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मींस स्केलर की बात हो रही है। तो देखिए मैंने F1 मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा है। आगे चल के इसको बगैर तीर के निशान, बगैर एरो मार्क किए हुए सिर्फ F1 भी लिख सकते हैं। ये भी किसको जाहिर कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, और वो कितना है 6000। बिल्कुल इसी तरह दूसरी वाली टग को जो फोर्स लगा रही है वो कितनी है, F2। F2 पर तीर का निशान बना दिया, मीन से वेक्टर है क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और दो साइड लाइन इसके साथ ड्रॉ हुई हुई नजर आ रही है, मीन्स ये मैग्नीट्यूड है। आप इसको यूं लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं। आगे चल के देखिए तो सिर्फ F2 लिख दिया, और ये भी कितना है 6000 न्यूटन लिखा हुआ है सवाल में। ईच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। दोनों टग बोट में से हर एक 6000 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, मींस F1 और F2 दोनों 6000 न्यूटन हो गए। मजीद सवाल में क्या चीज गिवन है, एंगल। तो एंगल देखिए, एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। सवाल को पढ़ें तो लिखा हुआ अगली लाइन में द एंगल बिटवीन द टू रोप्स इज 60 डिग्री। दोनों रोप्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री गिवन है। मालूम करनी है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। अब रिजल्टेंट फोर्स है तो इसको ना हम F1 कहेंगे ना F2 कहेंगे, बल्कि सिंपली F कह दिया, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का मतलब दोनों की नेट फोर्स, टोटल फोर्स, ठीक है। और मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो साइड लाइन ड्रॉ की, जिसको बगैर तीर के निशान, बगैर साइड लाइन के सिर्फ F भी कह सकते हैं, ये हमें मालूम करना है। तो आपको दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जो हमने की पार्ट में समझा था, होल स्क्वायर वाला। सिंस वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, देन फॉर्मूला कौन सा बन गया, F बराबर हो गया स्क्वायर रूट में, वहां a स्क्वायर था, यहाँ F1 स्क्वायर, फिर प्लस वहां 2ab cos थीटा था जो की पार्ट हमने समझा था, यहाँ पर 2 F1 F2 cos थीटा हो गया, फिर प्लस b स्क्वायर था तो यहाँ b स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, F2, a की जगह पर F1 और b की जगह पर क्या है, F2। तो जहां जहां b आया था की पॉइंट में, वहां आपने क्या यूज कर लिया, F1 और F2 यूज कर लिया, तो फॉर्मूला वही वाला बन गया। अब सिंपली क्या करना है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर देना है। तो पुट करते हैं वैल्यूज को। F1 की जगह पर आपने लिखा 6000, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 मींस 6000 मल्टीप्लाइड बाय F2 मींस 6000 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, थीटा की जगह पर देखिए 60 डिग्री पुट कर दिया, फिर प्लस F2 स्क्वायर, F2 भी 6000 था तो उसका स्क्वायर आ गया। आगे चलिए तो 6000 के स्क्वायर का मतलब कैलकुलेटर पर जब आप चेक करेंगे तो 3.6 एक्सपोनेंट 7 हो जाएगा। यहाँ 2 6000 और आगे वाला 6000 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तीनों को मल्टीप्लाई किया 7.2 एक्सपोनेंट 7 आ गया। cos 60 डिग्री का मतलब 0.5, ठीक है ना। कैलकुलेटर में cos 60 डिग्री की वैल्यू चेक कीजिएगा तो 0.5 जवाब आपको मिल जाएगा। फिर प्लस 6000 का स्क्वायर, 6000 का स्क्वायर 3.6 एक्सपोनेंट 7। अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ कैलकुलेटर 3.6 एक्सपोनेंट 7 जवाब दे रहे होंगे, गौर से सुनिएगा, मगर कुछ कैलकुलेटर 36 एक्सपोनेंट 6 जवाब दे रहे होंगे। बात एक ही है। देखिए यहाँ रूट के अंदर मैंने लिखा हुआ है 3.6 एक्सपोनेंट 7, कुछ कैलकुलेटर 3.6 एक्सपोनेंट 7 जवाब नहीं दे रहे होंगे, उनमें जवाब आ रहा होगा 36 एक्सपोनेंट 6। तो बात एक ही है, ठीक है ना। आगे चलिए आप देखिए स्क्वायर रूट में तीनों की तीनों वैल्यूज क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है ना। 3.6 एक्सपोनेंट 7 प्लस 7.2 को 0.5 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंट 7, फिर प्लस 3.6 एक्सपोनेंट 7,
तो ये सारे के साथ चीजें, ये वाली वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर दो। देखिए ये वाली वैल्यू, फिर ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाली वैल्यू, ये तीनों की तीनों क्या होंगी, ऐड होंगी। आपको यहाँ पर प्लस का साइन नजर आ रहा है, तीनों की तीनों वैल्यूज देखिए ऐड होंगी, यहाँ पर भी एडिशन, यहाँ पर भी एडिशन, तीनों को ऐड करते तो स्क्वायर रूट में क्या आ गया 1.08 एक्सपोनेंट 8। अब आगे इसका जब हम रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10392.2 और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। दो टगबोट थी जिनको शिप के साथ क्या बता, दोनों टगबोट फोर्स एक्सर्ट कर रही थी। पहले टगबोट ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया 6000 न्यूटन, दूसरी टगबोट ने भी कितना फोर्स एक्सर्ट किया 6000 न्यूटन, और दोनों टगबोट जिस रोप के साथ कनेक्टेड थी उन दोनों रोप्स के दरमियान का एंगल कितना था 60 डिग्री। आपको डायग्राम में मैंने दिखाया कि देखिए डायग्राम में 60 डिग्री। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप मालूम करना था, तो सिंपल सा फॉर्मूला जो की पॉइंट में यूज किया था, रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपने पुट की, आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। अब चलते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ। ये है आपकी टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल नंबर 13, जो कि मैग्नीट्यूड के हवाले से है। न्यूमेरिकल नंबर 8 भी मैग्नीट्यूड के हवाले से था, न्यूमेरिकल नंबर 13 भी मैग्नीट्यूड मालूम करने के हवाले से ही है। देखते हैं इसमें किस तरह से काम करना है। यहाँ देखिए सवाल में लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। दो वेक्टर्स के दरमियान आपको क्या दे दिया गया है, एक एंगल बता दिया गया है 60 डिग्री। आगे कह रहे हैं गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर है 1, यानी कि ए और बी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और वो किसके बराबर है 1। यहाँ साइड लाइन याद करें, अगर वेक्टर ए है, ए पर तीर का निशान, तो ये वेक्टर ए, तो साइड लाइन क्या बन जाएगी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों बराबर है 1 के। ए और बी की मिकदार, मैग्नीट्यूड का मतलब मिकदार, दोनों 1 के बराबर है, सेम। कैलकुलेट, पार्ट ए के मुताबिक कह रहे हैं बी माइनस ए मैग्नीट्यूड, यानी दो वेक्टर के सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, और पार्ट बी में कह रहे हैं बी प्लस ए मैग्नीट्यूड, यानी दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो की पॉइंट जो हम पढ़ कर आए हैं, दो वेक्टर्स के एडिशन, सबट्रैक्शन या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने का फॉर्मूला 4 स्क्वायर से जो बना था स्क्वायर रूट, जिसको हमने न्यूमेरिकल नंबर 8 सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया है, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा। देखते हैं, डेटा बनाते हैं। सवाल में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों बराबर 1 के दिए गए हैं। मैंने इनको अलग अलग डेटा में लिखा है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना लिख दिया 1, और इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये भी किसके बराबर है 1, उसको क्यों लिख दिया। अब आगे चले तो एंगल भी गिवन है सवाल में पहली लाइन में, वो एंगल कितना है 60 डिग्री। मालूम क्या करना है, b माइनस ए का मैग्नीट्यूड, और क्या मालूम करना है b प्लस ए का मैग्नीट्यूड। ये स्लाइड में आपको b प्लस, जरा पहली लाइन में यहाँ नजर आ रहा है, ये है b प्लस ए मैग्नीट्यूड। मैं इसको यूं लिख देता हूँ यहाँ पर, b प्लस ए मैग्नीट्यूड जो है इसको हम कहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम मैं लिख के दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए b मैग्नीट्यूड प्लस ए में ये अलग अलग है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ आपको अलग से यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट कर लीजिए मैग्नीट्यूड है, ये फर्स्ट कर लीजिए वेक्टर b प्लस और फिर वेक्टर a, और इसका हमें क्या मालूम करना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मालूम करना। अब कोशिश करते हैं सॉल्व करने की इस न्यूमेरिकल को। उम्मीद है कि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दो वेक्टर्स के डिफरेंस और दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड हमें मालूम करना है। देखते हैं कैसे मालूम किया जाए। तो सॉल्यूशन, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस ए, ठीक है ना, यहाँ पर b स्लाइड में पहले यहाँ नजर आ रहा है, अलाइनमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। b माइनस ए का मैग्नीट्यूड ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2ba cos थीटा प्लस a स्क्वायर, यानी वही पहले जो न्यूमेरिकल में जो हमने फॉर्मूला यूज किया है फोर्स मालूम करने के हवाले से, तो वहाँ F1 और F2 था, यहाँ अगेन b और a, तो b स्क्वायर माइनस 2ba cos थीटा प्लस a स्क्वायर। आगे देखिए इसी स्टेप में मैंने आगे सॉल्व किया है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी हैं, b की वैल्यू पुट
मल्टीपल कर दिए 1 स्क्वायर फिर माइनस 2ba, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 फिर cos थीटा, थीटा की जगह पर आपने पुट कर दिया 60 डिग्री और प्लस a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। मजीद आगे चले तो देखिए b माइनस ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 को 1 और फिर मजीद 1 से मल्टीप्लाई करें जवाब आएगा 2 और cos 60 डिग्री कैलकुलेटर में चेक कीजिए तो जवाब आएगा 0.5 प्लस 1। आगे चले तो b माइनस ए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 2, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1। जब कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को तो स्क्वायर रूट के अंदर जवाब आएगा 1 और 1 का रूट क्या होगा 1, तो b माइनस ए मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें सॉल्व करना है जिसमें हम b प्लस ए मैग्नीट्यूड मालूम करने जा रहे हैं। तो देखिए b प्लस ए मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ, अब प्लस ए तो b स्क्वायर प्लस 2ba cos थीटा प्लस a स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस ए बराबर हो जाएगा b की जगह पर 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर प्लस 2ba, b की जगह पर 1, a की जगह पर 1 और cos 60 डिग्री प्लस a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा 2, 2 को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें जवाब फिर आएगा 2 और cos 60 डिग्री, फिर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो cos 60 डिग्री का मतलब होता है 0.5। ये सारी की सारी एक्सप्रेशन इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और इसके साथ cos 60 डिग्री यानी 0.5 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है प्लस 1। अब इन सबको ऐड करें, पहले यहाँ देखिए b माइनस ए में माइनस का साइन था नीचे, अब यहाँ प्लस का साइन है, सारी की सारी वैल्यूज ऐड करें तो रूट के अंदर आंसर आ जाएगा 3। तो उम्मीद है कि ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको बआसानी समझ आ गया होगा, यानी पिछले न्यूमेरिकल में हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम किया तो यही फॉर्मूला यूज किया, बस b और a की जगह पर f1 और f2 था। इस सवाल में हमने इन दोनों वेक्टर्स यानी a और b के डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन, दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मालूम करना सीखा है और उन्हीं दोनों वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड मालूम करना सीखा है। तो वही फॉर्मूला यूज किया सिंपल सा। तो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स के हवाले से मैं बता रहा था कि इंतहाई आसान न्यूमेरिकल्स है, आपने क्या करना है, आपने भरपूर तरीके से की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है, सीधी सीधी वैल्यूज पुट करते चले जाएं आंसर आ जाएगा। जिस तरह चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 में आप कंडीशन को यूज करना पड़ता था, मल्टीपल फॉर्मूले यूज करने पड़ते थे, कंडीशन को बनाना पड़ता था, फॉर्मूले को रीअरेंज करना पड़ता था, तो उस तरह का काम यहाँ पर बहुत कम करना है। जो सवाल की कंडीशन है फॉर्मूले के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं और की पॉइंट को अप्लाई कर दीजिए, खुद ब खुद सवाल सॉल्व होता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है चैप्टर नंबर 2 के, बहुत ध्यान से बहुत कंसंट्रेशन से समझना है, कोई कंफ्यूजन हो बिला झिझक के मुझसे पूछते रहिएगा। अब देखिए हम जो अपने टेक्स्ट बुक है उसका न्यूमेरिकल नंबर 20 सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। इसका हम एक काम और करेंगे, मैग्नीट्यूड मालूम करने के अलावा, मैग्नीट्यूड मालूम करना तो आप सीख गए हैं, अब यहाँ पर हम एंगल मालूम करने के लिहाज से भी बात करेंगे क्योंकि इसके कुछ एडिशनल पार्ट है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स 4 एंड a डॉट b इक्वल्स -5। अब इस सवाल में देखिए a का मैग्नीट्यूड गिवन, b का मैग्नीट्यूड गिवन है और एक नई चीज आपको गिवन है, एंगल गिवन नहीं है बल्कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट गिवन है, a डॉट b गिवन। पिछले न्यूमेरिकल्स यानी न्यूमेरिकल नंबर 8 और न्यूमेरिकल नंबर 13 में जो आपने देखा वहां पर आपने क्या देखा कि एंगल गिवन था, यहाँ पर एंगल गिवन नहीं है, आप a डॉट b गिवन। आप देखते हैं कि मालूम क्या करना है, कह रहे फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, वेक्टर a और वेक्टर b के दरमियान आपको क्या मालूम करना है, एंगल। पार्ट बी में कह रही द लेंथ a प्लस b एंड a माइनस b। अच्छा लेंथ का मतलब क्या हो गया, मिकदार, स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड। तो दोनों वेक्टर्स a प्लस b का मैग्नीट्यूड मालूम करना है और a माइनस b का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पिछले सवाल में हमने समझा दो वेक्टर्स के एडिशन और दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका वही यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। और पार्ट सी में कह रहे एंगल बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b। a प्लस b
और a माइनस बी के दरमियान एंगल भी मालूम करना है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, पार्ट बी में आपको दो साइड लाइन नजर आ रही है, a प्लस बी और a माइनस बी के साथ। ये दो साइड लाइन किसको जाहिर करेंगे? मैग्नीट्यूड को। लेकिन पार्ट नंबर सी में देखें, जब एंगल मालूम करने की बात की तो ये ब्रैकेट से, तो आपने इसका भी ख्याल रखना है, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, ये ब्रैकेट से। अब ब्रैकेट क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने के दौरान समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल क्यों किया है और पार्ट बी में मैग्नीट्यूड किसको जाहिर करता है। जब हम सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट, ये डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डेटा बनाते हैं। आपको क्या क्या गिवन है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी गिवन है 4, ए डॉट बी आपको गिवन है -5। मालूम क्या क्या करना है? पार्ट ए में मालूम करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो एंगल है उसको मैंने सपोज कर लिया थीटा, वो मालूम करना है। पार्ट बी में कह रहे हैं द लेंथ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड एंड ए माइनस बी मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स की एडिशन और वेक्टर के सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। और पार्ट सी में कह रहे हैं एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब देखिए एक एंगल आपने मालूम किया ए और बी के दरमियान पार्ट ए में, एक एंगल आपको मालूम करने के लिए कहा जाएगा पार्ट सी में, लेकिन ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान है, तो जाहिर है कि यहाँ का एंगल, पार्ट ए का एंगल और पार्ट सी का एंगल सेम तो नहीं हो सकता, क्योंकि पार्ट ए का एंगल ए और बी के दरमियान है, जबकि पार्ट सी का एंगल ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान है, तो दोनों एंगल सेम तो नहीं हो सके, इसीलिए इसको थीटा प्राइम कह दिया मैंने। यहाँ देखिए थीटा के ऊपर प्राइम नजर आ रहा है, जबकि पार्ट ए में सिर्फ थीटा है। इसका आपने बहुत ज्यादा केयरफुली इस्तेमाल करना है कि कहाँ पर थीटा यूज करना है और कहाँ पर थीटा प्राइम लिखना है और फिर इसको यूज करना है। तो इस पे आप इस पे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल डिफरेंट होंगे, एंगल प्रॉपर डायरेक्शन में होता है। और चूंकि हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम ही वेक्टर्स है, तो एंगल सेम होने की सूरत में वेक्टर्स क्वांटिटीज एक ही डायरेक्शन में आएंगे, जबकि ये अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि एंगल अलग अलग आएंगे। तो आपने इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि कहाँ पर एंगल थीटा यूज करेंगे और कहाँ पर आपको एंगल थीटा प्राइम के साथ जाना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्यूशन देखिए, एंगल मालूम कर रहा हूं मैं बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल मालूम करना हो तो की पॉइंट रिकॉल कीजिए। मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो न्यूमेरिकल अब हम सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 20, इसकी खास बात ये है कि इसमें आप मैग्नीट्यूड मालूम करने के साथ साथ एंगल मालूम करना भी सीख रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 और 13 में आपने मैग्नीट्यूड मालूम करना तो सीख लिया, यहाँ पर उसकी और प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन अब यहाँ पर आप एंगल मालूम करना भी सीख रहे हैं। तो एंगल निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। चलते हैं सिंस ए डॉट बी किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इस तरह वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़कर आए हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ आपकी याद दिलाने के लिए, वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़कर आए। W किसके बराबर होता है? W बराबर होता है F पर तीर का निशान, फिर डॉट आता है और फिर S। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, F डॉट S। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, F और S के दरमियान से डॉट को रिमूव करते हैं, तो कंडीशन क्या बन जाती है? FS और आगे क्या लिखते हैं आप? कॉस और फिर कोई ना कोई एंगल यानी कि थीटा। तो बिल्कुल वही सूरत हाल हुई, A डॉट B, ये भी कॉस थीटा। जिस तरह F डॉट S बराबर होता है FS कॉस थीटा। देखिए F डॉट S किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ F, तीर का निशान नहीं है ना, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ S, तीर का निशान नहीं है तो ये भी मैग्नीट्यूड और फिर कॉस थीटा। बिल्कुल इस तरह A डॉट B है, डॉट को रिमूव किया, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और फिर कॉस थीटा। आगे चलते हैं। A डॉट B डेटा में कितना गिवन था? -5। सीधी सीधी वैल्यूज पुट करनी है आप। A का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था? 3। मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना गिवन था? 4 और फिर कॉस थीटा। ठीक है ना। वैल्यूज पुट की, -5 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 और फिर कॉस थीटा। आगे चलिए तो देखिए 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या करेगा? डिवाइड। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या करेगा? डिवाइड। तो डिवाइड में आ गया, ऊपर आ गया -5, नीचे क्या आ गया? 12। ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है। अब देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा, जब -5 को
12 से डिवाइड कर दिया तो 0.4166। यहाँ माइनस का साइन लास्ट में यूज करना है। अगर आप माइनस का साइन यूज करना भूल जाते हैं या गलती करते हैं लिखने में तो एंगल कुछ और आएगा। आप कैलकुलेटर पर चेक कीजिएगा, एक दफा माइनस 0.4166 और एक दफा माइनस का साइन नहीं लगाइएगा, उस पर चेक कीजिएगा, एंगल अलग अलग आएंगे। लिहाजा आपने इस नेगेटिव साइन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एंगल मालूम करना है, कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस की इनवर्स। जब ये कॉस दूसरी तरफ जाएगा, जब ये वाला कॉस, कौन सा वाला कॉस, ये वाला, जब ये वाला कॉस दूसरी तरफ जाएगा तो आप जानते हैं वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इसीलिए मैंने वही पुराने कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो आप जानते हैं कॉस इनवर्स कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया विद नेगेटिव साइन 0.4166। इस नेगेटिव साइन को लाजमी केयरफुली आपने इस्तेमाल करना है। शिफ्ट दबाकर कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाकर कॉस और नेगेटिव 0.4166 प्रेस करें, जवाब आएगा 114.6 डिग्री। तो इस तरह ए और बी के दरमियान आपने एंगल मालूम कर लिया। अब चलते हैं दोनों वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मालूम करने की कोशिश करते हैं, जो पहले भी आप सीख चुके हैं। उम्मीद है कि इस स्लाइड में आपको दो वेक्टर्स के दरमियान फिलहाल एंगल मालूम करना आया होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब लेंथ मालूम कर रहा हूं मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, वही पुराना फॉर्मूला, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, यहाँ 2ab cos थीटा भी लिख सकते हैं, मैंने ए डॉट भी लिख दिया है। बात एक ही है की पार्ट में ये दोनों फॉर्मूले मौजूद है, ठीक है ना। तो ए डॉट भी हमें गिवन था, इसलिए उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। ए की जगह पर 3 पुट किया, स्क्वायर प्लस 2। ए डॉट बी की जगह पर डायरेक्ट वैल्यू -5 पुट कर दी, प्लस बी स्क्वायर में 4 स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 और 4 का स्क्वायर 16। इन सब वैल्यू को सॉल्व किया, स्क्वायर का 15 यूनिट आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी मैग्नीट्यूड, इससे पहले न्यूमेरिकल नंबर 8 और 13 में बीच में 2ab cos थीटा आता था। आप वो भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। की पार्ट में देखिएगा एक ही है, ए बी cos थीटा पुट करें तो वहां पर एंगल भी पुट करना पड़ेगा। ए बी cos थीटा की जगह पर डायरेक्टली ए डॉट भी पुट करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ए डॉट भी पूरा का पूरा हमें गिवन ही नेगेटिव है। तो कॉस वाली वैल्यू पुट करने से बच गए, यानी 1 से 2 स्टेप हमारे बच जाएंगे, टाइम भी बचेगा। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ प्रोडक्ट वाली टर्म के साथ माइनस का साइन आ गया। रिस्पेक्टिव वैल्यू सबकी अपनी जगह पर पुट कर दी और फिर सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर देखें तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया, माइनस। लेकिन अब यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस। सबको ऐड कर दीजिए तो यह आ गया a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 35। आपने याद रखना है इस स्लाइड में a प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 15 यूनिट है, जबकि a माइनस बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, स्क्वायर का 35 यूनिट, क्योंकि आगे इन दोनों का इस्तेमाल करना है। तो इसको अच्छी तरह से जैनरेशन कर लें, कहीं पर आगे वाली स्लाइड में इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमें मालूम करना है a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान एंगल, जिसको हमने सपोज किया हुआ है थीटा प्राइम। देखते हैं कैसे मालूम किया जाए। अगेन देखिए एंगल मालूम करना है तो एंगल मालूम करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यूज कर लिया। अब पहले a प्लस बी है तो उसको लिखा, बीच में डॉट नजर आ रहा है, फिर a माइनस बी था उसको लिखा, किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी cos थीटा प्राइम। एंगल को हमने थीटा प्राइम कहा। बिल्कुल वही कंडीशन, फॉर्मूला दोबारा यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ आपको मैं, ताकि याद करने में आसानी हो। f 4 से डॉट एस डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, ये एफ एस कॉस और थीटा, ठीक है ना, ये आपको मालूम है। तो बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई किया है। अब फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया है, एफ की जगह पर a प्लस बी है, एस की जगह पर a माइनस बी है और दोनों के दरमियान डॉट होता है, यहाँ पर भी डॉट है, किसके बराबर जगह, मैग्नीट्यूड ऑफ f यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी और फिर cos थीटा प्राइम। तो यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि मैग्नीट्यूड और वेक्टर के दरमियान फर्क है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे राइट हैंड साइड पर फॉर्मूला एज इट इज, रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी, a की जगह पर 3 स्क्वायर, b की जगह पर 4 स्क्वायर, और ये पिछली स्लाइड से हमने वैल्यूज ले ली। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 16 मीन्स -7, राइट हैंड साइड पर 525 का रूट 22.9, 22.9 मल्टीप्लाई करा, दूसरी तरफ ले डिवाइड में आ गया,
कॉस थीटा प्राइम बराबर हो गया, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन का ख्याल रखना है 0.305, थीटा प्राइम बराबर हो गया कॉस इनवर्स विद नेगेटिव साइन 0.305। आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाकर कॉस इनवर्स शिफ्ट दबाकर कॉस प्रेस करना है तो कॉस इनवर्स आ जाएगा और फिर माइनस साइन के साथ 0.305 पुट कर देना है तो आंसर यह आएगा। देखिए अब आंसर कुछ और आ रहा है, पहले 114 आ रहा था तो अब 107.7 दिख गया है। तो उम्मीद है कि आपको मैग्नीट्यूड और एंगल मालूम करना समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए यहाँ तक। कोई क्वेश्चन अगर करना हो तो कर लीजिएगा। थैंक यू।